ठीक है। ओके, सो यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा 9th-10th में। आगे बढ़े हम लोग। चलो, यस तो जैसे मान लो कि ए वाला पॉइंट है 5,6, कोई छोटा सा एग्जांपल है, और बी वाला पॉइंट है 6,5। देन फाइंड एंगल मेड बाय द लाइन joining A and B with positive direction of x-axis. With positive direction of x-axis. सर 45 डिग्री 135 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। तो जैसे मान लो y2 माइनस y1 ये हो गया 6 माइनस 5, x2 माइनस x1 5 माइनस 6, मतलब -1 हो गया। ठीक है, अब स्लोप -1 हो गया, मतलब tan थीटा की वैल्यू -1 हो गई। tan थीटा की वैल्यू -1, tan थीटा नेगेटिव में है, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा होगा 135 डिग्री। इसका मतलब ये वाली लाइन कैसी टाइप की हो रही होगी, ये वाली लाइन कुछ ऐसे टाइप की हो रही होगी, जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बना रही होगी। समझ में आया? ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slope m1 and m2 are known. Angle between two lines whose slope m1 and m2 are known. तो इसके लिए से एक प्रॉपर डायग्राम अगर मैं बनाने जाऊं, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जैसे मान लो दो लाइंस हो गई, तो हाँ, तो देखो जैसे मान लो दो लाइंस हो गई, जैसे मान लो ये है एक लाइन L1 और से ये दूसरी लाइन है L2। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये लोग जैसे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो से L1 जो है x एक्सिस के साथ A एंगल बना रहा है, और L2 जो है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ B एंगल बना रहा है, मान लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो अगर ये वाला एंगल A है, तो क्या ये वाला एंगल भी A होना चाहिए क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? हाँ अगर ये B है, तो क्या ये वाला भी B होना चाहिए? तो अच्छा, अब इन दोनों को देख के क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि
m1 is equal to tan of a and m2 is equal to tan of b। समझ में आई बात? क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल है लाइंस का। अच्छा, हम लोग को तो क्या करना है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस फॉर्म करना है, मतलब ये एंगल थीटा फॉर्म करना है। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, से बी माइनस ए। तो उससे टेन थीटा क्या होता, दोनों साइड अगर मैं टेन थीटा लेता, टेन ले लिया होता, तो टेन ऑफ बी माइनस ए। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन ऑफ बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन बी माइनस टेन ए होल अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसा लिखा जा सकता है। टेन बी को m2 और टेन ए को m1, तो m2 माइनस m1 होल अपॉन वन प्लस m1 m2, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर है? ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, जैसे मान लो अगर कोई दो लाइंस है, जैसे मान लो ये दो लाइंस है, से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इनके बीच में दो टाइप के एंगल्स बनते हैं, एक ये वाला एंगल बनता है और एक ये वाला एंगल बनता है। तो जैसे से अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, अग्री करोगे? हाँ Yes, सर। sir. तो अब अगर मैं ये मान के चलूं कि थीटा अगर एक्यूट एंगल है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो अब वैसे तो बाय द वे m2 माइनस m1 होल अपॉन वन प्लस m1 m2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता था, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। लेकिन अगर थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब टेन थीटा को क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव क्वांटिटी। Positive. इसके लिए उसके सामने मॉड लगा दिया। तो टेन थीटा, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल, then tan theta is equal to mod of m1 minus m2 whole upon, sorry, mod of m2 minus m1 whole upon 1 plus m1 m2। तो यहाँ से तुमको tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही तुमको tan थीटा की वैल्यू आ गई, उससे तुम्हारे को क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दोनों का स्लोप चाहिए एक तरीके से। सो एक क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर। अब मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल between the lines whose slopes are 2 and 3, whose slopes are 2 and 3।
चलो, तो बहुत लोगों ने आंसर दिया tan इनवर्स 1/7। यस, वेरी गुड। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे m1 जो है 2 है और m2 जो है वो 3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मॉड ऑफ 3 माइनस 2 होल अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 मतलब 1/7। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, तो थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स 1/7। थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स 1/7। अब जैसे मान लो कि ये सर हम लोग हमेशा मॉड डालेंगे क्या? हमें तो इधर पता नहीं था। एक्यूट जैसे किया हुआ इसलिए डालेंगे। मैंने क्वेश्चन में एक्यूट बोला। ओके, तो इसलिए डाला। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो? अगर कुछ नहीं दिया होता तो मैं कहता कि दो एंगल्स बनते, उसमें से एक एंगल तो ये बनता और दूसरा एंगल इसका ऑप्टियूस वाला, पाई माइनस tan इनवर्स 1/7। ओके, तो हम आंसर दो दो देते। उस केस में हम लोग दो आंसर देते हैं। ओके, मतलब सर ऑब्ट्यूस वाला ये पाई माइनस tan इनवर्स 1/7 होता। हाँ, ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्यूट है और ये वाला जो है वो ऑप्टियूस है। ओके, ठीक है। खैर अभी तो ऑप्टियूस की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तब भी कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे मान लो ए एक पॉइंट है -2, 1, बी एक पॉइंट है 2, 3, सी एक पॉइंट है -2, -4। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। then find angle between AB and BC. tan inverse 2/3। तो देखो ए बी और बी सी के बीच में हम लोग को क्या कहते हैं, एंगल फाइंड करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे केवल एंगल बोला है, मतलब यहाँ पे मैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल दोनों बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ए बी और बी सी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाता, जिसको से मैं m1 कह दिया होता, 3 - 1 होल अपॉन 2 + 2 मतलब हाफ हो जाता। स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाता, 3 + 4 होल अपॉन 2 + 2 मतलब कितना हो जाता, 7/4 हो जाता। सही लिखा है? हाँ, आई होप सही लिखा है।
तो इसको से m2 कह दो। तो पहले तो tan थीटा, पहले एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं, तो मॉड लगा के चलते हैं। m2 माइनस m1, तो 7/4 माइनस हाफ होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये सिंप्लीफाई वगैरह होके 14 माइनस 4 क्या होता है 10 होल अपॉन 15, मतलब 2/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा उनके बीच का, पाई माइनस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, एक्यूट इज दिस एंड ऑब्ट्यूस इज दिस। समझ में आया? Now let's move to next question. The next question is, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ए एक पॉइंट है 3,0 और बी एक पॉइंट है 5,2। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको जो है ए बी को अबाउट पॉइंट ए 15 डिग्री रोटेट किया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अबाउट ए। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बी डैश आ जाता, क्या जाता, बी डैश आ जाता। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, पहली चीज फाइंड करनी है स्लोप ऑफ ए बी डैश, और दूसरी चीज फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस, गुड। ओके, तो 4-5 बच्चों ने पहला पार्ट का सही आंसर दिया है। स्लोप देखो, अगर तुम 60 डिग्री बोल रहे हो तो वो क्या बोल रहे हो तुम, इंक्लिनेशन बोल रहे हो। स्लोप मतलब tan थीटा। स्लोप और इंक्लिनेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। ओके, तो गुड। तो पहला पार्ट कर लेते हैं अगर हम लोग। तो बताओ ए बी का स्लोप क्या था,
ए बी का स्लोप क्या बनता 2 माइनस 0 होल अपॉन 5 माइनस 3। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ कि एक अच्छा नंबर बन गया, 1 बन गया। ए बी का स्लोप 1 है, इसका मतलब कि जो थीटा होता वो 45 डिग्री होता, और हम लोग ने 15 डिग्री और रोटेट कर दिया, मतलब ए बी डैश के लिए जो एंगल होता वो क्या होता 60 डिग्री हो जाता। तो स्लोप ऑफ ए बी डैश क्या आ जाता tan 60 डिग्री, विच इज व्हाट √3। ए बी डैश का स्लोप क्या आ गया हमारा √3 आ गया। तो पहला पार्ट ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश बताओ भाई किसका आया। बी डैश का कोऑर्डिनेट आया किसी स्टूडेंट का। ओके, करो 1 मिनट। एक्स और वाई का रिलेशन आ रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक्स और वाई का तो रिलेशन स्लोप से ही ला सकते हो तुम। चलो, सो अब देखो, इसका अगर मैं फिर से डायग्राम बनाने जाऊं इस क्वेश्चन का, तो ये वाला पॉइंट क्या था, ए वाला पॉइंट 3,0 था, और बी वाला जो पॉइंट था दैट वाज 5,2। ठीक है, और इसको 15 डिग्री रोटेट किया तो मान लो बी डैश आ गया। सो इस बात से अग्री करोगे क्या कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करूं तो लेंथ तो इक्वल होगी ना, ए बी और ए बी डैश। तो नहीं विश्वजीत, वो नहीं है तुम्हारा आंसर। सर इक्वल कैसे हुआ था? ओ मतलब बस इंक्लिनेशन चेंज हुआ इसलिए। हाँ, इक्वल कैसे होगा, तुम रोटेट कर रहे हो ना, हाँ जैसे सर मान लो समझ गए।
यहाँ पे हिंज करके इसको रोटेट किया, इसका लेंथ थोड़े चेंज होगा, इस बंदे का लेंथ तो वही रहेगा जो इस बंदे का लेंथ है। चलो, तो ए बी का लेंथ कितना होता, वो तो हम लोग शायद निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 2√2। तो ए बी डैश का भी वही लेंथ होना चाहिए क्या, 2√2। तो ए बी डैश का लेंथ 2√2 है, और ए बी डैश एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो अब जो है दैट इज प्योरली ज्योमेट्री टाइप की चीज। जैसे मान लो ये 2√2 है, ये ए है, ये बी डैश है, और ये 3,0 है, और ये 60 डिग्री है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल फॉर्म कर लूं ए बी सी, तो बताओ ए सी की लेंथ कितनी आती, 2√2 cos 60, 2√2 cos 60, और cos 60 कितना होता है, 1/2, मतलब एसी की रेंट √2 आ जाती। अच्छा, बी डैश सी की लेंथ क्या आती, 2√2 sin 60, समझ में आ रहा है, मतलब वो √6 आ जाती। तो अब सी का कोऑर्डिनेट, अब तुम ऐसे सोचो कि ए जो है वो 3,0 है, और ए सी जो है वो √2 लेंथ है, इट मीन्स सी का कोऑर्डिनेट क्या 3 + √2,0 होना चाहिए। और ये जो है √6 है, इट मीन्स बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 + √2, √6। समझ में आया, तो बी डैश कोऑर्डिनेट विल बी 3 + √2, √6। तो ये समझ में आ गया सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर Yes. है। Yes. किसी को डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? फिर आप वो कोऑर्डिनेट्स वाला रिपीट कर सकते हैं, आपने लेंथ निकाला फिर। सर आपने सी को एक पॉइंट अज्यूम कर लिया था ना? हाँ, सी को मतलब जैसे बी डैश से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता एक्स एक्सिस पे, वो सी अज्यूम कर लिया। ओके सर। देखो लेंथ निकाल लिया मैंने, ये समझ में आया तुमको कि ए सी हाँ √2 है। सर, हाँ सर, वो समझा, और बीसी बीटा का भी लेंथ समझा। हाँ, अब तुम ऐसे सोचो ना कि ओरिजिन यहाँ पे है, ए का कोऑर्डिनेट 3,0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 होता, और यहाँ से यहाँ तक √2 होता, यहाँ से यहाँ तक। तो सी का जो कोऑर्डिनेट होता उसका क्या हाँ सर, मतलब, समझा समझा। और सर हाइट के लिए? हाइट के लिए जैसे √6 हो गया, तो बी डैश का क्या मतलब है, कि बी डैश का मतलब है कि उस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और हाँ सर, इतना ठीक ही है। जो हाइट है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझिए। हाँ सर। ओके, अब देखो, इफ टू लाइन्स आर, अब नोट है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल है, देन स्लोप्स विल बी इक्वल, उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। और बहुत सिंपल सा रीजन है, अगर दो लाइन्स पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का एंगल जो है वो यही बन रहा होगा, थीटा और थीटा। तो स्लोप 1 जो है वो tan थीटा बनता, और स्लोप 2 भी जो है वो tan थीटा बनता। मतलब यहाँ से क्या हो गया,
m1 इज इक्वल टू m2। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines having slopes m1 and m2 are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1. If two lines having slopes m1 and m2 are perpendicular, then m1 into m2 is equal to what? -1. ठीक है। तो इसका अगर मेरे को एक्सप्लेनेशन देना है या प्रूफ कह दो, जैसे मान लो ये एक लाइन 1 है और से ये एक लाइन 2 है, और ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप से m1 हो गया, इसका स्लोप से m2 हो गया। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 90 होता, तो ये एंगल जो होता, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, तो ये एंगल क्या होता, 90 प्लस थीटा होता। इतना समझ में आया? हाँ। यस। अच्छा, तो क्या ये जो दोनों एंगल्स हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले के डायरेक्शन वाला एंगल है क्या, इंडिविजुअल लाइंस का? हाँ सर। हाँ तो सर। m1 को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ और m2 को मैं tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकता हूँ। और tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस माइनस कॉट थीटा। तो m1 इंटू m2 क्या आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, tan इंटू माइनस कॉट थीटा, -1। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रूफ कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी व्हाट, -1। सर हमारे पास वो एक्सप्रेशन है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ सर उसमें हाँ, वहाँ थीटा से को 90 डिग्री डाल के हाँ डिनोमिनेटर को 0 भी कर सकते हैं ना। वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब तुमको एक ट्रू फॉल्स बताना है कि इफ टू लाइंस आर perpendicular, if two lines are perpendicular, then always m1 into m2 is equal to -1। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है? सब लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। यस, ओके। यस, तो दो बच्चों ने सही आंसर दिया, 2-3 बच्चों ने। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर जैसे मान लो कि मेरी जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए और एक वर्टिकल लाइन हो जाए, तो m1 का स्लोप क्या हो गया, जैसे मान लो 0 हो गया, और m2 का स्लोप क्या हो गया, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 बनेगा क्या? नहीं
नहीं बनेगा. So m1 into m2 is equal to -1 is true only when the pair of lines are not parallel to the हेलो. Yes. Yes, sir. हाँ, सॉरी आवाज चली गई थी. तो अगर जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तब m1 इंटू m2 -1 नहीं होगा. अदरवाइज दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 इंटू m2 इज -1. सो इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं? नॉट ट्रू if the pair of perpendicular lines are parallel to x and y axis. Are parallel to what? X and y axis. ठीक है. समझ में आया इतना? So if the two lines are parallel, then m1 is equal to m2, and if the two lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1. In general, hold करेगा. अब देखो, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात करते हैं. कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. ठीक है. तो जैसे मान लो 3 पॉइंट्स है, ए, बी और सी. ये लोग कोलिनियर है. ए, बी और सी क्या है? कोलिनियर है. तो इसको चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे पहला तरीका क्या होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं क्या? ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है. सो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग? ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकालेंगे, ए सी की लेंथ निकालेंगे. और अगर ये पैटर्न बन जाए कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन आई विल से 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. दूसरा होता है एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0. अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी ले लिए और उससे उनसे एरिया निकाला और उनका एरिया अगर 0 आ गया, तब भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. और तीसरा होता है कि अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूं और अगर मैं ए सी का स्लोप निकालूं, तो ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप वो दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे. बोलो भाई. सो अगर ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप सेम आया, तो हम लोग कहेंगे क्या? कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो जो कोलिनियरिटी के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होता है वो ये वाला यूज होता है. मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टेक्निक. और
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अच्छा, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के लिए। अच्छा, ये तुम समझ लो कि इन दोनों के बीच में मिडल टाइप, ठीक है। तो कभी भी तुमको क्वेश्चन आए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो तुम तुरंत क्या करोगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी लिख देना। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अगर तुम देखो तो हम लोग ने 3 बड़े बड़े पॉइंट्स पढ़े हैं पिछले 3 क्लास में। एक तो पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, फिर उसके बाद आज जो है स्लोप वाला पढ़ा है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब इन सब के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन सब करने हैं हम लोग को। तो अभी तक तो क्या पढ़ा रहा था मैं, एक तरीके से थ्योरी टाइप का पढ़ा रहा था। अब जो है इन सब के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को। तो शुरू किया जाए हम लोग क्वेश्चंस करना। तो अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें कोई डाउट तुम लोग को, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? आज शायद अपना कितना कौन सा हुआ क्लास है? चौथा क्लास है, आज 4th क्लास है अपना। सो चलो, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, मतलब जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले में, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये लोग क्या है, मतलब बी जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं एक तरीके से क्या लिखता, बी इज इक्वल टू पॉइंट ए प्लस पॉइंट सी बाई 2, मतलब ए का कोऑर्डिनेट प्लस सी का कोऑर्डिनेट बाय 2। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जिसमें एक एंड पॉइंट दिया होता है और एक मिड पॉइंट दिया रहता है, और ये फाइंड करना रहता है। तो हम लोग यहां से क्या लिखते हैं, c इज इक्वल टू 2b माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब जो मिड पॉइंट है उसको डबल कर दो, फिर उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे मान लो a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये दोनों गिवन है एक तरीके से, तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x2 माइनस x1 कॉमा 2 टाइम्स y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। समझ में आई बात? बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर? Yes. Yes. चलो, तो अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि लेट 1,2 2,7 and 3,4 are midpoints of the sides of the triangle. Then find
the coordinates of vertices of the triangle. Then find the coordinates of vertices of the triangle. Yes, good. अभिजीत का सही है. नहीं, सत्यम का रॉन्ग है. वेदांत का सही है. नहीं, विश्वजीत. सो अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाए, तो ये ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी. जैसे मान लो ये वाला पॉइंट 1,2 हो गया, ये वाला पॉइंट 2,7 हो गया, और ये वाला पॉइंट 3,4 हो गया. अच्छा, ए को से x1 y1 मान लो, बी को से x2 y2 मान लो, सी को x3 y3 मान लो. तो अब क्या मैं जैसे ऐसा लिख सकता हूं कि x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू 1, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.
फिर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 14, फिर x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। अब देखो, ऐसे टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि काफी लोग का सही हो गया अब, वेरी गुड। जैसे मान लो इन तीनों को सॉल्व करना है, तो हम लोग ने ना पहले तीनों को आपस में ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि x1 और x1 दो बार आएंगे, तो 2 टाइम्स x1 ऐसे ही, x2 ऐसे ही, x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 12। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो मेरे को x1 फाइंड करना होता, तो x1 प्लस, अब x2 प्लस x3 की वैल्यू तो हम लोग को यहाँ से पता है 4 है, तो x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, मतलब तुम्हारी x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे और यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो, 2 और 2, तो x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 4, ठीक है। अब ऐसे ही y1 y2 y3 को निकाल लेना। आ गया प्रोसीजर समझ में? उससे क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो अब इसी का सेकंड पार्ट है कि फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। DEF का क्या मतलब है, ये जो मिड पॉइंट वाला ट्राइंगल है, उन दोनों का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर वाज 2, -1, 0, 5 एंड 4, 9, ये फाइनल आंसर था। ABC का। तो ये तो किसका कोऑर्डिनेट आया था, ABC का कोऑर्डिनेट आया था। तो सेंट्रॉइड ऑफ ABC, G ऑफ ABC, तो दिस प्लस दिस 2 प्लस 0 प्लस 4 बाय 3 एंड -1 प्लस 5 प्लस 9 बाय 3, मतलब दिस विल बी 2, 13 बाय 3। अच्छा, DEF का अगर तुम सेंट्रॉइड निकालो, सेंट्रॉइड ऑफ DEF, तो DEF के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बाय 3, 2 प्लस 7 प्लस
4/3, तो वो भी यही आ गया 2,13/3। तो ऐसा नहीं कि ये कोइंसिडेंटली सेम आ गए, ये हमेशा सेम आएंगे। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉयड ऑफ एनी ट्राइंगल is same as the centroid of the triangle formed by joining midpoints of given triangle। ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, और इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे गिवन ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लो, और सेंट्रॉइड का फिर कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर उसमें भी a प्लस बी प्लस सी करो, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, और इसमें d प्लस e प्लस f बाय 3 करो, एंड यू विल फाइंड दैट बोथ ऑफ देम विल बी सेम। तो ये क्वेश्चन किस लिए कराया मैंने? ये क्वेश्चन इस चीज को बताने के लिए कराया कि दोनों के सेंट्रॉइड सेम होंगे। ठीक है, तो अब कभी जैसे मान लो कि DEF का सेंट्रॉइड दे दिया, सॉरी DEF के वर्टाइसेस दे दिए, और हम लोग से ABC का सेंट्रॉइड पूछा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ABC के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालूं फिर उनका सेंट्रॉइड निकालूं XA प्लस XB प्लस XC बाय 3। हम लोग क्या करेंगे, DEF का ही सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, और वही जो है ABC का भी सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ a triangle is 1,1 and midpoint of the two sides passing through it is -2,3 and 5,2, then find the coordinate of in center and centroid of the given triangle।
5/2 and 9/2 नहीं, देखो और कुछ शायद यस 5/3, 5/3, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो A का कोऑर्डिनेट 1,1 है और ये कोऑर्डिनेट -2,3 और ये कोऑर्डिनेट 5,2 है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट निकाल लेते तुरंत। तो कैसे बताया था? दूसरा एंड निकालने के लिए इसका डबल करो माइनस दिस, मतलब -4 -1 -5 6 -1 +5। फिर अगेन C निकालने के लिए इसका डबल करो 10 -1 9। फिर इसका डबल करो 4 -1 3। तो ABC तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सेंट्रॉइड ऑफ ABC क्या आ जाता? G of ABC विल बी 1 + 5 + 9 होल अपॉन 3 कॉमा 1 + फिर B 5। का -5 होगा ना? सर -5 होगा। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट पहचान नहीं पाया ठीक से। तो कितना बन जा रहा है? 10 - 5 5/3 कॉमा 3। ये सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है, अच्छा इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग को कोई फॉर्मूला पता है क्या? यस सर, वो साइड यस लेंथ सर, साइड और उसका कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई, एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके हाँ। साइड का सम से डिवाइड, सिमिलरली हाँ। वाई के लिए। तो देखो इसमें एक्चुअली साइड लेंथ थोड़ी झंडू टाइप की आ रही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम साइड लेंथ निकाल लेना। जैसे मान लो ये A है, फिर ये साइड लेंथ B है और ये साइड लेंथ से C है। इसको कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। और फिर एंड सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था AX1 + BX2 + CX3 होल अपॉन A + B + C कॉमा ऐसे Y के लिए AY1 + BY2 + CY3 होल अपॉन A + B + C। A को किससे मल्टीप्लाई करना है? A को A के ऑपोजिट वाला जो है उसी से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल a को। वैसे स्मॉल b को किससे मल्टीप्लाई करना है? B के ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल c को C के ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको निकाल लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा गंदा आएगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? यस यस अच्छा, अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कैसे फाइंड करते हैं? क्वेश्चन नहीं, मतलब ये टॉपिक है एक छोटा सा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो दो केस हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ योर ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें तो कुछ भी नहीं, उसमें जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है वही ऑर्थो सेंटर होता है। वो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। ठीक है, और अगर कोई इन जनरल ट्राइंगल है तो उसका तुमको अगर ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है
उसकी टेक्निक क्या होगी वो सीखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कि ए वाला पॉइंट है 1,2, बी वाला पॉइंट है 3,4, सी वाला पॉइंट है 7,3 से ऐसे। तो इसका कहीं ऑर्थो सेंटर हो रहा होगा। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है वैसे, बाय इट्स डेफिनेशन? ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Altitude. एल्टीट्यूड। जैसे मान लो ए से एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया AD, और बी से एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया BE। ये लोग जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, क्या वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता? यस सर। और से उस पॉइंट को मान लो कि अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, उस पॉइंट को से अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। तो अब अल्फा और बीटा अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। अब जैसे मान लो इस पॉइंट को P मान लिया, ऑर्थो सेंटर वाले पॉइंट को P मान लिया, तो अब अल्फा कॉमा बीटा अगर फाइंड करना है, मतलब मेरे को अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन चाहिएंगे। आई विल नीड 2 इक्वेशंस इन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो AP का स्लोप है और जो BC का स्लोप है, इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि AP एक तरीके से एल्टीट्यूड टाइप की चीज है, ये और ये 90 डिग्री बन रहा है। वैसे ही और क्या लिख सकता हूं मैं, BE slope और of AC के लिए into slope of AC, that should also be -1। ठीक है, अब देखो AP का स्लोप मैं कैसे लिखता, AP का स्लोप मैं लिखता बीटा -2 होल अपॉन अल्फा -1 इंटू BC का स्लोप मैं कैसे लिखता, y2 - y1, तो 4 - 3 whole upon 3 - 7, that product should be -1। अच्छा, वैसे यहां पे कैसे लिखता, BP का स्लोप बीटा -4 होल अपॉन अल्फा -3 इंटू AC का स्लोप मैं कैसे लिखता, 3 - 2 होल अपॉन 7 - 1, that should be -1। तो इससे क्या होता कि इससे एक अल्फा बीटा में लीनियर इक्वेशन आता, और यहां से भी अल्फा बीटा में कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन आता। समझ में आ रहा है सबको? और फिर उसके बाद तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। और अल्फा और बीटा मिल गए, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर मिल गया तुमको। समझ में आया प्रोसीजर, हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल? सर स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हो क्या? देखो,
चलो, सो इतना क्लियर है कि इतना कैसे किया हम लोगों ने? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। सो अब तुम लोग का होमवर्क क्या है वो मैं तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या क्या होमवर्क दे सकते हैं आप, ठीक है? अभी तो फिलहाल मैंने सैटरडे तक का होमवर्क तुम लोग को दे के रखा है। सैटरडे का होमवर्क क्या है, याद है ना? सर DPP2। DPP2। DPP2 है। होमवर्क मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? सर उसमें ना एक्चुअली ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन में डाउट्स थे। हाँ, तो अब तुम ऑर्थो सेंटर निकाल सकती हो। सर बट उसमें जो भी थे वो पूरे राइट एंगल ट्रायंगल थे। हाँ एक्चुअली हाँ, मतलब उसमें जो भी थे वो पूरे राइट एंगल ट्रायंगल थे। मतलब वहां पे जो नहीं सर, triangle- वो अलग से उसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा था वो वाले। सर हाँ मतलब सर, एक दो अलग थे। एक दो अलग थे हो सकता है एक दो अलग। लास्ट में एक्सरसाइज के मतलब। अच्छा हाँ, एक और था, एक क्वेश्चन और ONGC था। से निकालना पड़ रहा था लेकिन हो रहा था। हाँ, वो ONGC से निकालना वो थोड़ा टफ टास्क है ना। सर बहुत लेंदी है वो। हाँ वो सर बहुत लेंदी है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है, जैसे और वो एक क्वेश्चन में भी दिया था। जैसे ABC एक वो है, क्या है, ट्राइंगल है, और जैसे इसका ऑर्थो सेंटर जो है, मान लो H यहाँ पे है, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, और फिर हम लोग ने B, H और C को ज्वाइन किया। B, H और C को ज्वाइन किया, तो जो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BHC आएगा ना, वो और कुछ नहीं A वाला कोऑर्डिनेट आएगा। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BHC जो है वो A वाला कोऑर्डिनेट ही आएगा। सर जो H है वो ABC का ऑर्थो सेंटर है ना? हाँ, H जो है ABC का ऑर्थो सेंटर है। H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ABC। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखो। कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाती है, और ऐसा एक क्वेश्चन है भी, किसी ने मेरे से पूछा था। ठीक है, तो अगर ABC का ऑर्थो सेंटर H है, तो HBC का ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं नोट सेंड कर देता हूँ तुम लोग को। तो आज का क्लियर है, सबको समझ में आ गया जो भी पढ़ा हम यस लोग? सर। यस सर।